गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की कलाएं। यह NCERT क्लास 11 का आर्ट एंड कल्चर का बुक है और इसलिए यह उसका क्या है तो दूसरा चैप्टर है। यानी इससे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक कलाएं के बारे में जान चुके हैं। आज देखेंगे हम लोग सिंधु घाटी की कलाएं। सबसे फेमस सिंधु घाटी का यह मुहर, इसमें क्या था, यह जो जानवर है इसको एक ही सींग है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। यानी बातें कब की है तो 3000 ईसा पूर्व के लास्ट, यानी लगभग 2200-2300 या से लेकर 2500 ईसा पूर्व का आरंभ, मतलब इसका काल माना जाता है। उससे लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का काल, लगभग 1000 वर्षों का काल किसका था तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। ऐसा नहीं है कि आज का ही मानव कल्पनाशील हुआ है। उनके द्वारा बनाए गए मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियां अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी लगती है। आज के जो हिंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह नहीं, वो रियल है। मृण मूर्तियों में यानी मिट्टी की मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कौन कौन तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। पिगट महोदय ने क्या कहा था, यह दोनों जुड़वा राजधानियां थी। क्या था तो ये दोनों दो नगर थे, सबसे महत्वपूर्ण नगर। यानी क्यों महत्वपूर्ण करेंगे, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है। जिनमें से हड़प्पा उत्तर में है और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए हैं। यानी हड़प्पा क्या है तो रावी नदी पर है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। हम लोग इसका पहले मैप देख लेते हैं। यह देखिए सिंधु घाटी स्थानों का यह मानचित्र है। इसमें दिखाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो इलाके हैं वह कहाँ तक विकसित थे। तो यह जो इलाका है, यह देखिए, यह पूरा क्या है तो यह सिंधु नदी है। इधर आज का वर्तमान अफगानिस्तान है, यह अरब सागर का इलाका है, यह पूरा इंडिया है, इधर नेपाल और चाइना है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहाँ तक है तो यह जो इलाका है यह पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था। हम लोग यह भी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास उत्तर में जम्मू कश्मीर के कहाँ तक तो मांडा तक था और इसका दक्षिणी लास्ट क्षेत्र कहाँ था तो यह दानिमाबाद कहाँ है तो महाराष्ट्र का है। और इसी तरह इसका पूर्वी क्षेत्र तो सबसे पूर्व में जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था वह आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश का मेरठ था। और जो सबसे पूर्व का इलाका था वह कौन सा इलाका था तो यहाँ देखिए सुत कांगे डोर लिखा मिलता है, कहीं 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 कुछ और रहता है। यानी यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा प्रांत इसका विकसित इलाका था और यह लगभग 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ इलाका था। इतना बड़ा क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं कि यह विकसित रहा होगा, तभी तो इतने बड़े क्षेत्र में कोई सभ्यता या संस्कृति का जन्म हुआ, उसका विकास हुआ, वह क्लाइमेक्स को पहुंचा और अंत में उसका पतन हो गया। हम लोगों को नहीं पता कि उसका पतन कैसे हुआ था। तो हम लोग पहले आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, मृण मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो नगर थे, जिनमें से हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण थे। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। यानी कि वह स्मार्ट सिटी था। आज की तरह नाम से स्मार्ट नहीं था, वह गुणवत्ता में भी स्मार्ट था। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफ़ी विकसित थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में से कौन कौन तो यहाँ देखिए, जहाँ से हमें कला के
और वस्तुओं के नमूने मिले हैं। जैसे लोथल, यह पोर्ट था। धौलावीरा, ये दोनों गुजरात में थे। राखीगढ़ी हरियाणा में। रोपर सतलज के किनारे पंजाब में। और कालीबंगा राजस्थान में प्रमुख क्षेत्र हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या मिला, तो सबसे पहले हमें मिली, देखते पढ़ेंगे हम लोग, पत्थर की मूर्तियाँ। यहाँ देखिए साधु बाबा का यह मूर्ति है। तो हड़प्पाई स्थलों पर पाई गई मूर्तियाँ भले ही वे पत्थर, ये आगे देखिए, कहाँ से या मिट्टी की बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, मतलब संख्या में कम है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियाँ त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी कि 3D टाइप का बनाया हुआ है। पत्थर की मूर्तियों में 2 पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित हैं, जिनमें से एक पुरुष धर है, ये वाले, जो लाल चूना पत्थर का बना है, और दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष का आवक्ष मूर्ति है। सॉरी, जो पहले वाला है वो नहीं, ये दूसरा है, यह दाढ़ी वाले पुरुष का आवक्ष मूर्ति है, जो सेल खड़ी की बनी है। यह सेल खड़ी की बनी है। और पहला वाला कौन था, वह लाल चूना पत्थर का बना है। दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस आवक्ष मूर्ति को साल ओढ़े हुए दिखाया गया है। साल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। साल त्रिफुलिया नमूनों से सजी है, यानी कि उस पर काम किया गया है। यहाँ देखिए, ऊपर से देखिए, ये जो बाबा हैं बूढ़े वाले, इनका दाढ़ी देखिए कितना स्टाइलिश है। दूसरा, ये साल ओढ़ने का स्टाइल देखिए, और तो और जो ये साल है इस पर काम भी किया हुआ है, कारीगरी किया हुआ है, यानी कि उस समय ये सब होता था। और आंखें क्या है, तो कुछ लंबी हैं और आधी बंद दिखाई गई है, मानो वह पुरुष ध्यान अवस्थित हो। नाक क्या है, तो सुंदर बनी हुई है और ओठ कुछ आगे निकले हुए हैं, जिनके बीच की रेखा गहरी है। दाढ़ी, मूछ और गलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई गई हैं। कान सीप जैसे दिखाई देते हैं और उनके बीच में छेद है। बालों को बीच की मांग के द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया है, यानी तेरे नाम वाला स्टाइल है। और सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बांधा हुआ है। दाहिनी भुजा पर एक बाजू बंद है और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए हैं। दूसरा देखिए, कांसे की ढलाई। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण थे। इनकी कांस्य मूर्तियाँ कांसे को ढालकर बनाई जाती थी। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम क्या होगा, तो मोम की पहले एक मूर्ति बनाएंगे या प्रतिमा बना लेंगे, फिर उसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जब वह पूरी तरह सूख जाए तब उसको गर्म करेंगे ताकि मोम पिघल जाए। गर्म करने के बाद क्या होगा, जब पिघल जाएगा तो उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते से सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कांस में मनुष्यों और जानवरों दोनों की ही मूर्तियाँ बनाई गई हैं। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना, एकदम सर्वोत्तम परफेक्ट, एक लड़की की मूर्ति है जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग फैले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत में होता था। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता कहाँ से मिला, तो लोथल से मिला है। और पक्षी कहाँ से, तो लोथल से। तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्तियों से किसी प्रकार भी कमतर नहीं कहा जा सकता है। मतलब क्या समझे कि लोथल में जो पाया गया है वह कांसे और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो मूर्ति मिला है जो उसे कम नहीं आंका जा सकता है। यहाँ देखिए, यह मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, मिट्टी से बनी आकृति। तो मृण मूर्तियाँ यानी टेराकोटा की बात हो रही है। तो सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियों जितनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग की है।
मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले ऐसे पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई है जिनके बाल गूथे हुए यानी कुंडलित हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगे थोड़ी चौड़ी है और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई है। ठीक ऐसी ही मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये किसी देवता की मूर्तियां हैं। एक सिंह वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। इनके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियाँ, छकरे, सीटियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, खेलने के पासे, गिट्टियाँ, चक्रिका यानी डिस्क भी मिले हैं। मतलब ये सब क्या है, तो कह सकते हैं कि ये सब क्या है, तो बच्चों के खिलौने हैं। शुरू में मिला था तो लगा था कि ऐसा कौन सा यह स्थल है जिसमें केवल बच्चों के खिलौने ही मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मिले हैं वो बच्चों के खिलौने ही हैं। मुद्राएं यानी मुहरे, तो पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मुहरें मिली हैं, जो आमतौर पर सेल खड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांस और मिट्टी से बनाई गई थी। उन पर एक सिंह वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंस आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का क्या उद्देश्य था? मुख्यतः वाणिज्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी, उनका आइडेंटिटी कार्ड हो गया, जिससे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2x2 इंच की वर्गाकार पट्टियाँ होती थी, जो आमतौर पर सेल खड़ी से बनाई जाती थी। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई है। मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे, पर अधिकांश में कोई जानवर जैसे कि कुबरदार या बिना कुबर वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे और दंताकार जानवर बने होते हैं। उनमें कहीं कहीं पैरों और मानवों की आकृतियाँ भी बनी पाई गई है। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर कई जानवर बैठे हैं। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा गया है, यानी कि वो प्रोटो शिव है, यानी आद्र भगवान महादेव यानी शिव भगवान की बात हो रही है। देखिए यही प्रोटो शिवा है। इनको सिंह है, यह मुकुट पहने हुए हैं और ये ध्यान में है। इनके चारों तरफ देखिए, यहाँ पर बाघ है, एक इधर जानवर, इधर जानवर, इधर जानवर, आगे में भी चारों तरफ इनको जानवर घिरे हुए हैं और यहाँ पर कुछ लिपिबद्ध है, यानी यह पशुपति की मुहर है। और ऊपर देखिए यह एक सिंह की मुहर है, यानी कि यह जो जानवर है ये सबसे प्रचलित था। इसमें क्या है, तो इसको एक ही सिंह है, यह भी एक प्रकार का मुहर है, एक यहाँ यह भी मुहर देखिए, और सब पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है, लेकिन दुख की बात है आज तक कोई इनको न पढ़ सका। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है। आकार आधा इंच से लेकर 2 इंच तक के वर्ग या आयत के रूप में है, जबकि कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। इस मानव आकृति के दाहिनी ओर राइट हैंड साइड में क्या है, एक हाथी और एक बाघ या शेर है, बाघ ही कहेंगे, जबकि बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। यानी दाहिनी ओर हाथी और बाघ है, बाएं ओर एक गेंडा और एक भैंसा है। इन पशुओं के अलावा स्टूल पर ये बैठे हैं, तो स्टूल के नीचे 2 बारहसिंगे हैं। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईसा पूर्व की हैं और ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई है। इनकी सतहों पर मानव और पशु आकृतियां अंकित हैं। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियां टेबलेट पाई गई हैं, जिनमें एक ओर मानव आकृति और दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा दोनों ओर ही कोई अभिलेख है। इन पट्टियों पर आकृतियां और अभिलेख किसी नोकदार औजार जैसे कि छेनी से सावधानीपूर्वक काटकर अंकित किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ताम्र पट्टियां बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थी। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते थे, यानी कि उस पर उसका स्पेसिफिक नाम लिखा रहा होगा, या उनका रैंक रहा होगा, या उनका ओहदा, या मध्यकाल में कहेंगे तो वह उनका मनसबदार का परिचायक रहा होगा। मगर इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से ही संबद्ध थे जो उन पर चित्रित किए गए थे।
मृद भांड की बात है। इन पूरा स्थलों से बड़ी संख्या में प्राप्त मृद भांडों यानी मिट्टी के बर्तनों की शक्ल सूरत और उन्हें बनाने की शैलियों से हमें तत्कालीन डिजाइनों के भिन्न भिन्न रूपों तथा विषयों के विकास का पता चलता है। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए बर्तन हैं, यानी कि कुम्हार की जो चाक है उसका आविष्कार हो चुका था। हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं हैं। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम है और सादे बर्तन अधिक है। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं। इनमें से कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटिश लेप लगी है। कुछ घुंडीदार पात्र हैं जो घुंडियों की पंक्तियों से सजे हैं। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां और पशुओं के डिजाइन बने हैं। बहुरंगी मृद भांड बहुत कम पाए गए हैं। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल हैं जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफ़ेद तथा पीले रंगों में ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई हैं। उत्कीर्ण बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं और जो पाए गए हैं उनमें उत्कीर्ण की सजावट पेंदे पर और बलि स्तंभ की तस्तरियों तक ही सीमित थी। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवार पर सर्वत्र पाए गए हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए जाते थे। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों और आकारों में पाए गए हैं। सीधे और कोणीय रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले हों, पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, खासतौर पर इतने अधिक सुंदर बने हुए हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता है। तो हम भी देख लें, यही उस समय का ये सब मृद भांड के उदाहरण हैं। यानी चाक होगा तब ऐसा बना रहा होगा। आभूषण, यानी आभूषण का शौक उस समय भी था। हड़प्पा के पुरुष और स्त्रियां अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे। ये गहने बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक के बने होते थे। यानी जैसा आज है वैसा उस समय भी था। गले के हार, फीते, बाजूबंद और अंगूठियां आम तौर पर पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा समान रूप से पहनी जाती थी, पर करधानियाँ, बूंदे यानी कान का कर्णफूल और पैरों के करे यानी पैर में पहनने वाले करे या पैजनियाँ स्त्रियां ही पहना करती थी। यानी कुछ स्त्रियों के लिए भी स्पेशल गहने थे। मोहनजोदड़ो और लोथल से ढेरों गहने मिले हैं जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के करे और मनके, सोने के कुंडल, बूंदे, झुमके और शीर्ष आभूषण यानी गर्दन के ऊपर पहनने जाने वाले जैसे आभूषण, लटकने और बटने और सेलखड़ी के मनके और तथा बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। सभी आभूषणों को सुंदर ढंग से बनाया गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के फरमाना पुरास्थल पर एक कब्रिस्तान यानी शवदान पाया गया है जहां शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। इसका मतलब क्या है? उन लोगों को विश्वास था कि मरने के बाद भी जो इंसान ऊपर जाएगा उसको या उसकी कुछ आवश्यकताएं रहती रही होंगी, यानी कि पुनर्जन्म होता रहा होगा या स्वर्ग नरक की कल्पना होती थी, तभी तो उनको कुछ आभूषण दिए गए थे। चनहुदरो और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का उद्योग काफ़ी अधिक विकसित था। मनके कर्निलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजवर्धमणि आदि के बने होते थे। इसके अलावा तांबा, कांसा और सोने जैसे धातुएं और शंख, सीपिया और पकी मिट्टी भी मनके बनाने के काम में आती थी। मनके तरह तरह के रूप और आकार के होते थे। कोई तस्तरी नुमा तो कोई बेलनाकार, गोल या ढोलक का आकार होता था, तो कोई कई खंडों में विभाजित था। कुछ मनके 2 या अधिक पत्थरों के जोड़ से बने होते थे। कुछ पत्थर पर सोने का आवरण चढ़ा होता था। कुछ को काटकर या रंग कर सुंदर बनाया जाता था, तो कुछ में तरह तरह के नमूने खुदे होते थे। मनकों के निर्माण में अत्यधिक कुशलता का प्रयोग दर्शाया गया है। हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे जो एकदम असली जैसी दिखाई देते थे। इनका उपयोग पिन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकुए और तकुआ चक्रियाँ भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उन दिनों इसका क्या इस्तेमाल होगा, तो कपास, यानी उन दिनों कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी।
गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों में कताई का आम रिवाज था। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि तकुए की चक्रियां मिट्टी तथा सीपियों की बनी हुई पाई गई है, यानी गरीब है वह मिट्टी से काम चलाएगा, जो अमीर है वह सीप का इस्तेमाल करेगा। पुरुष और स्त्रियां धोती और शॉल जैसी दो अलग अलग कपड़े पहनते थे। शॉल दाएं कंधे के नीचे से ले जाकर बाएं कंधे के ऊपर ओढ़ी जाती थी, जैसे हम लोगों ने एक दाढ़ी वाले बाबा का देखा था पिक्चर। और यह देखिए उस समय के जो आभूषण हैं, तो मोती और आभूषण का चित्र है, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वीय खोजों में मिली चीज़ों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। उनमें केश सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रचलित थी। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे, स्त्रियों सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करती थी और चेहरे पर लेप लगाती थी, क्या लेप लगा लेती थी, जैसे फेयर एंड लवली। धौलावीरा में पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष मिले हैं, जिनसे यह प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घर आदि के निर्माण में पत्थर का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के कलाकार एक एवं शिल्पकार अनेकों शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे, जिनमें धातु का ढलाव, पत्थरों पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना और उन्हें रंगना एवं जानवरों, पौधों और पक्षियों के साधारण रूप को लेकर टेराकोटा का निर्माण मुख्य है। तो यह क्या देखे हम लोगों ने आज, तो हम लोग आज देखें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो उस समय की क्या क्या कलाएं थी। जैसे यह मछली है, यह सब टेराकोटा के खिलौने हैं, ये सब बच्चों के खेलने के ही काम आते रहे होंगे। कुछ अभ्यास है, याद कीजिए, यहाँ देखिए और लिखिएगा, कमेंट कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे, इस कथन को न्यायोचित ढंग से ठहराइए। अगर कला प्रेमी न होते तो कांसे की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति से लेकर और आभूषण, श्रृंगार, बहुत तरह के सेलखड़ी का जो चाहे कोई भी मुहर है, वो सब क्या है, तो कला का ही नमूना है। हड़प्पाई मिलिन मूर्ति कला और आज प्रचलित मिलिन मूर्ति कला से आप क्या समानताएं और भिन्नताएं पाते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मुद्राएं भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाई जाती थी, सही बात है, कोई जरूरी नहीं था कि केवल वह पिटिया के ही थे, वो सेलखड़ी, धातु और सीपी आदि सबके बनाए जाते थे। सिंधु घाटी की मुद्राओं के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए कि आप किसी अन्य सामग्री से मुद्रा बनाना चाहेंगे, बताइएगा। और वे कौन से पशु हैं जिनकी आकृतियां आप अपनी मुद्राओं पर बनाना चाहेंगे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त कला संबंधी वस्तुओं से हमें उनके जीवन के विषय में क्या पता चलता है, कमेंट कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप किसी संग्रहालय में संग्रहालयपाल यानी क्यूरेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको सिंधु कला के विषय में एक प्रदर्शनी बनानी है। सिंधु सभ्यता में उत्पादित और प्रयुक्त पत्थर, धातु और मिट्टी की बनी कम से कम 10 वस्तुओं के चित्र इकट्ठा करिए और प्रदर्शनी में ले जाइए। तो क्या कीजिएगा, सिंपल बात है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो साधु कोई कर सकता है अपना अपना चॉइस है। तो एक ध्यानमग्न जो साधु है बाबा दाढ़ी वाले, उनको आप पिक्चर लेके जाइए। साथ में ऐसा ना हो कि वो जिंटर बाइस्ट हो जाए, इसलिए वो नर्तकी की मूर्ति है उसको भी ले जाइए। दूसरे नंबर में बच्चों के खिलौने हैं उनको भी ले जाइए। तीसरे नंबर में जो उस समय की जो मुहरे हैं, सेलखड़ी के हो चाहे दूसरे धातु के हैं, वो सब ले जा सकते हैं। वो भी कई टाइप के हैं, कोई आयताकार है, बेलनाकार है, उसमें भी विविधता ला सकते हैं। फिर आभूषण थे उस समय के, उसको भी ले जा सकते हैं आप। इसी तरह से 10 आराम से पूरा लेंगे। अगले बार हम लोग मिलेंगे तब क्या पढ़ेंगे, ध्यान देखिए। अभी कुछ बचा हुआ है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। नर्तकी की मूर्ति, यह नर्तकी है, डांसर है। इसके एक हाथ में इतना देखिए कितना चूड़ी पहनी हुई है और ये एक हाथ क्लियर है और शायद यह नुड भी है यानी नग्न है। नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी की कलाकृतियों में एक सर्वोत्कृष्ट कृति एक नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है। मोहनजोदड़ो में पाई गई यह मूर्ति तत्कालीन ढलाई कला का एक उत्तम नमूना है। नर्तकी की त्वचा का रंग सांवला दिखाया गया है यानी कृष्ण भगवान का रंग। वह लगभग निर्वस्त्र है और उसके लंबे केस सिर के पीछे एक जूड़े के रूप में गुंथे हुए हैं। उसकी बाई भुजा यह चूड़ियों में ढकी हुई है। वह अपनी दाई भुजा के ऊपरी भाग में बाजूबंद और नीचे के भाग में कारा पहने हुए हैं। बगल वाले में कौड़ियों से बना एक हार उसके गले की शोभा बढ़ा रही है। उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर टिका है और बायां हाथ परंपरागत भारतीय नृत्य की मुद्रा में उसके घुटने से कुछ ऊपर, यहाँ देखिए, बाईं जंघा पर टिका हुआ प्रतीत होता है।
उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नाक चपटी है। यह आकृति भाव व्यक्ति और शारीरिक ऊर्जा से ओत प्रोत है, हमें बहुत कुछ कह रही है। यानी इसको लोग क्या कहता है, यह डांसिंग गर्ल है। आगे देखते हैं वृषभ प्रतिमा, यह सांड की प्रतिमा है। मोहनजोदड़ो में पाई गई यह कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें एक भारी भरकम वृषभ का आक्रामक मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। यह वृषभ गुस्से में है, अपना सिर दाईं ओर घुमाए हुए है और उसके गले में एक रस्सा बांधा हुआ है, यानी कि कोई उसका शिकार कर रहा है। और पुरुष धर, तो पुरुष धर है, यानी कि इसमें ये जो पुरुष का धर है इसमें हाथ को भी किसी ने तोड़ दिया, इसका सर भी नहीं है और पैर भी नहीं है। पुरुष धर की यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर की बनी है। इसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में गड्ढे बने हुए हैं जो अभी लापता है। धड़ के सामने वाले हिस्से को एक विशेष मुद्रा में सोच समझकर बनाया गया है। कंधे अच्छे पके हुए हैं और पेट कुछ बाहर निकला हुआ है, यानी कि उनका पेट निकला हुआ है। यह कहाँ की मूर्ति है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की यह भी एक प्रचलित मूर्ति है। चित्रित मृदभांड, यह बर्तन देखिए उस समय का, यह इस पर पेंटिंग किया हुआ है। मोहनजोदड़ो में पाया गया यह पात्र कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। कुम्हार ने अपनी कुशल अंगुलियों की सहायता से उसे एक आकर्षक रूप दिया है। इस तरह के मन के तो आज भी बाजार में मिल जाएंगे। आग में पकाने के बाद इस मिट्टी के पात्र को काले रंग से रंगा गया था। इस पर बने हुए चित्र वनस्पतियों और ज्यामितीय आकृतियों के हैं। वैसे तो यह चित्र साधारण है, लेकिन इनमें अमृतकरण की प्रवृत्ति दिखाई गई है। कहने के लिए साधारण है, लेकिन यह आज से कितना, तो लगभग 5000 साल पहले की घटना है, तो समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह मातृका की मूर्ति है, यानी गॉडेस की मूर्ति है, लेकिन यह मिट्टी की बनाई हुई है। मृतिका की मूर्तियों को आमतौर पर भद्दी अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में उन्नत उरोजों पर हार लटकाए और कमर के चारों ओर एक अधोवस्त्र लपेटे हुए और करधानी पहने हुए दिखाया गया है। सिर पर पंखे जैसा आवरण है, यानी कि यह मुकुट पहने हुए हैं सिर पर, और दोनों तरफ प्यालेनुमा उभार सिंधु घाटी की मातृ देवी की प्रतिमाओं की एक अलंकारिक विशेषता है, यानी कि कहा जाता है कि यह गॉडेस की मूर्ति है। इन आकृतियों को गोल गोल आंखें और चोंच जैसी नाक कैसी है, तो यह बहुत भद्दी दिखाई देती है और उनका मुंह ऐसा लगता है कि जैसे चीर कर बनाया गया हो। इसके बाद हम लोग मिलेंगे तो मौर्यकालीन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग मौर्य कला के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या देखेंगे, तो मौर्य कला के बारे में सबसे पहले यह जो मैप है आपका, यह देख लीजिए। इसमें है कि मौर्य कला के बारे में जो जहाँ से साक्ष्य मिले हैं, यानी कि वहाँ पर मौर्य प्रशासन का असर रहा होगा, या उसका उपनिवेश रहा होगा, या उसके नियंत्रण में रहा होगा। तो पश्चिम में कहाँ तक है, तो पश्चिम में कंधार यानी ईरान बॉर्डर तक जाता है, और पूरब में, तो पूरब में मात्र कहेंगे हम लोग कि ब्रह्मपुत्र की घाटी तक इसका पूर्वी पॉइंट है, और समस्त उत्तर भारत है। और दक्षिण में चोल चेर पांड्य जो मौर्य समाज के अंदर में नहीं थे, और कोई भी टापू पर नियंत्रण मौर्य समाज का नहीं था। तो ये सब अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।